नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच वार्ता नई दिल्ली में जारी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.11% हुई। ब्रिटेन कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश। बुरेवी तूफान तमिलनाडु के रामेश्वरम के निकट मन्नार की खाड़ी पहुंचा। तूफान से निपटने की सभी तैयारियां पूरी। और मणिपुर के थौबल जिले में नोंगपोक सेकमाई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों पर चर्चा के लिए सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में चौथे दौर की बैठक चल रही है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सरकार का पक्ष रख रहे हैं। बैठक में भाग लेने से पहले पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों से इस मुद्दे पर लगातार बातचीत कर रही है। श्री तोमर ने आशा व्यक्त की कि आज की वार्ता के बाद इस समस्या का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। बैठक में 32 किसान संघों के 40 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सरकार और किसान नेताओं के बीच मंगलवार को तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों से आंदोलन का रास्ता छोड़ने की भी अपील की। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज आंदोलनकारी किसानों और केंद्र सरकार से कृषि कानूनों से जुड़े मुद्दों का शीघ्र समाधान निकालने को कहा। आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से इस मुद्दे का हल जल्द निकालने को कहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन से पंजाब की अर्थव्यवस्था के साथ ही देश की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। I only came to see the Home Minister to reiterate our position and to also make a request to him and to our farmers, which I make through you, that we must resolve this issue soon because this affects the economy of my state and also the security of the nation. नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इस दिशा में कृषि से संबंधित 3 नए कानून लागू किए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020 का मुख्य उद्देश्य उन बिचौलियों को समाप्त करना है जिन्होंने किसानों के अधिकांश उत्पादक आय को कम किया है। इस ऐतिहासिक कानून की वजह से कृषि मंडियों में फलने फूलने वाले ऐसे बिचौलियों पर सरकार ने गहरा आघात पहुंचाया है। कृषि और किसान की आय से सीधे सीधे संबंध रखने वाले संसद द्वारा पारित 3 पथ प्रदर्शक कानूनों की वजह से देश में किसान पहली बार अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने की स्वतंत्रता पा चुका है। किसान अब अपने कृषि उत्पाद के संबंध में खेती के पहले भी करार करने के लिए मुक्त है। वहीं दूसरी ओर फसल कटने के बाद अब वह अनाज सीधे सीधे फैक्ट्री, गोदाम या कोल्ड स्टोरेज में भी बेच सकता है। समयानुकूल जरूरतों के अनुरूप इन कानूनों के प्रावधान के अंतर्गत किसान अब अपनी उपज ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से भी देश के किसी कोने में बेच सकता है। इन सब के अलावा नए विधान कृषि उत्पाद संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य की मौजूदा व्यवस्था और कृषि मंडियों की मौजूदा प्रणाली को किसी भी तरह से संशोधित किए बगैर किसानों को नई व्यवस्था चुनने का विशेषाधिकार देते हैं। एपीएमसी कानून तथा कृषि विपणन समितियां राज्य सरकारों द्वारा ही नियंत्रित की जाती रहेंगी। नए कृषि कानून किसानों को अपनी उपज बेचने के स्वतंत्र और सुगम विकल्प प्रदान करते हैं और इन सारी सहजताओं के अतिरिक्त यह किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए और किसी भी विवाद के सुलभ और त्वरित निपटारे के लिए उप संभागीय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद चतुर्वेदी, दिल्ली।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में समन्वित दृष्टिकोण अपनाएं और देश को विकसित तथा सुरक्षित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम करें। कल नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। श्री शाह ने आपातकालीन परिस्थितियों और आपदा के हालात में निपटने के लिए पुलिस की क्षमता बढ़ाने के महत्व को भी उजागर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाद में वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने पिछले सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को आंतरिक सुरक्षा की स्थिति से अवगत कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। भारत ने कोविड की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। देश में कल लगातार 26वें दिन 50,000 से कम लोग संक्रमित हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान 35,500 लोग संक्रमित हुए, जबकि लगभग 41,000 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक लगभग 90 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिससे स्वस्थ होने की दर 94.11% तक पहुंच गई है। कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या उपचार करा रहे रोगियों से 20 गुना अधिक है। देश में संक्रमण की दर अब 4.5% रह गई है। देश में अब कुल 4,22,943 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि लगभग 75% नए रोगी 10 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान से हैं। देश में चिकित्सा संबंधी मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी और केंद्र तथा राज्यों के डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के समर्पण भाव से काम करने के कारण स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मृत्यु दर में भी कमी आई है और ये केवल 1.45% रह गई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान इस संक्रमण से 526 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। देश में पिछले 24 घंटों में लगभग 11,12,000 कोविड जांच की गई। इसके साथ ही जांच की संख्या 14,35,58,000 हो गई है। सरकार और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रयास से देश में कोविड जांच की क्षमता प्रतिदिन लगभग 15 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अत्यधिक जांच के कारण रोगियों की जल्दी पहचान, शीघ्र संगरोध और प्रभावी उपचार में मदद मिली है। इससे मृत्यु दर 4% से नीचे आ गई है। भारत रोजाना विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक से 5 गुना अधिक जांच कर रहा है। देश में अभी 2,188 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 1,187 सरकारी और 1,001 निजी क्षेत्र में हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में एहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके अनुसार कोरोना नियंत्रण क्षेत्र में बाजार बंद रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे, वहां दुकानों को पहले से ही सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। दुकानों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा। दुकानों के अंदर और बाहर कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए निशान बनाने की सलाह दी गई है। मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान 12 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि इतने ही नए लोग संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 3,881 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार स्वस्थ होने की दर 92.63% तक पहुंच गई है। राज्य में विभिन्न अस्पतालों में 3,584 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस समय 291 रोगियों का उपचार
चल रहा है। नागालैंड में 45 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 164 रोगी ठीक हुए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 11,254 हो गई है। हालांकि अब तक 10,358 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक है। इस संक्रमण से अब तक 57 लोगों की मौत हुई है और 720 लोगों का इलाज चल रहा है। त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 58 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 38 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 32,764 हो गई है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक 31,856 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.30% तक पहुंच गई है। अब संक्रमितों की संख्या घटकर 513 रह गई है। राज्य में कल तक 5,30,000 लोगों की कोविड जांच की गई, जिनमें से 4,97,000 लोग स्वस्थ पाए गए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के आंख, नाक, कान रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक ठक्कर ने कहा है कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए किसी को सुरक्षा हटाने का कोई कारण नहीं है। डॉक्टर ठक्कर ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि सही ढंग से मास्क पहनने, 2 गज की दूरी बनाए रखने और निरंतर हाथ धोने से व्यक्ति खुद सुरक्षित रहेगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखेगा। कोरोना के साथ 6-8 महीने निकल चुके हैं। अब ये तो बात हम सबको समझ आ गई कि हमेशा ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं होती। कई बार तो ज्यादा लक्षण होते ही नहीं, फिर भी बीमारी जो है होके निकल भी जाती है। पर ये लापरवाही की बात नहीं है। 4 से 6 जरूर होते हैं 100 में से, जिनमें की बहुत सीवियर बीमारी हो जाती है। पता ही है आप सबको कि 1-2 में मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए सावधानी कम करने की कोई बात नहीं बनती है। सावधानी ये समझ के चलें कि अगर कम से कम अपने लिए नहीं कर रहे हैं तो बाकियों के लिए कर रहे हैं। जब आप मास्क लगाते हैं तो आप ये तो जरूर रहता है कि किसी और से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, पर यह भी होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप में अभी एसिम्प्टोमेटिक वाला कोरोना है तो आप किसी और को ना दें। जैसे ही समझ लीजिए जैसे कि जब आप गाड़ी चलाने निकलते हैं, साइकिल चलाने निकलते हैं तो सड़क की बाएं तरफ रहते हैं, इसलिए कि किसी और से आपके लिए आप रिस्क ना बन जाए। इसलिए हमेशा मास्क लगाना बड़ा जरूरी है, अपने प्रोटेक्शन के लिए भी और दूसरों के प्रोटेक्शन के लिए। थोड़े रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनना जरूरी है। कोविड से लड़ाई में ऐतिहासिक कदम के रूप में ब्रिटेन फाइजर बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन को स्वीकृति देने वाला दुनिया का पहला देश हो गया है। अब ये वैक्सीन अगले सप्ताह से बाजार में आने लगेगी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनीकॉक ने बताया कि सरकार ने औषधि और स्वास्थ्य सेवा उत्पादों का विनियमन करने वाली देश की संस्था की सिफारिश पर फाइजर बायोएनटेक की कोविड वैक्सीन के उपयोग को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन अगले सप्ताह से पूरे ब्रिटेन में उपलब्ध होगी। वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों और केयर होम में रह रहे लोगों को दी जाएगी। फाइजर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वैक्सीन के उपयोग की स्वीकृति मिलने को ऐतिहासिक क्षण बताया है। इस वैक्सीन के अंतिम चरण के परीक्षण में इसे कोविड के उपचार में 95% प्रभावी पाया गया। दवा कंपनी मॉडर्ना द्वारा विकसित किए गए कोविड के टीके को अमेरिकी खाद्य और दवा प्रशासन की मंजूरी मिलने के बाद 24 से 72 घंटे के अंदर आपातकालीन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ये जानकारी दी। अमेरिकी खाद्य और दवा प्रशासन की 17 दिसंबर को होने वाली बैठक में कंपनी के उस अनुरोध पर विचार किया जाएगा जिसमें टीके के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी गई है। कंपनी के सीईओ का कहना है कि टीके के करोड़ों खुराक मौजूद हैं और जितनी जल्दी मंजूरी मिल जाएगी उतनी जल्दी उसे उपयोग के लिए भेज दिया जाएगा। मॉडर्ना कोरोना वायरस के टीके के निर्माण में अग्रणी कंपनियों में से एक है जिसने अमेरिका और यूरोपीय संघ में टीके के आपातकालीन उपयोग का अधिकार मांगा है। परीक्षणों में उसके टीके को 94.1% कारगर पाया गया है और उसको लेकर सुरक्षा संबंधी कोई चिंता भी नहीं है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा है कि नौसेना कोविड-19 और वास्तविक नियंत्रण रेखा में परिवर्तन लाने के चीन के प्रयास दोनों चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नौसेना, थल सेना और वायुसेना के साथ तालमेल बनाकर अपनी गतिविधि चला रहा है। उन्होंने बताया कि चीन के 3 जंगी
जहाज हिंद महासागर क्षेत्र में हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे समुद्री डकैती पर निगाह रखने के लिए 2008 से वहां गश्त पर हैं। एडमिरल सिंह ने दृढ़तापूर्वक कहा कि चीनी जहाजों द्वारा किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए नौसेना के पास मानक संचालन प्रक्रिया तैयार है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि 2 ड्रोन निगरानी में मदद कर रहे हैं। एडमिरल सिंह ने बताया कि सेना और वायुसेना की जरूरत के अनुसार विभिन्न स्थानों पर P-8I विमान तैनात किए गए हैं। ये विमान उत्तरी सीमा पर तैनात हेरॉन निगरानी ड्रोन के अलावा हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच वार्ता नई दिल्ली में जारी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.11% हुई। ब्रिटेन कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश। बुरेवी तूफान तमिलनाडु और रामेश्वरम के निकट मन्नार की खाड़ी पहुंचा। तूफान से निपटने की सभी तैयारियां पूरी। और मणिपुर के थाउबल जिले में नोंगपोक सेकमाई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया। सटीक, विश्वसनीय और समाचारों की विस्तृत जानकारी सुनने के लिए हमारे आधे घंटे के समाचार बुलेटिन AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, दोपहर 2:30 बजे और शाम 8 बजे हिंदी में, और अंग्रेजी में सुबह 8:30 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 8:30 बजे। तूफान बुरेवी आज तमिलनाडु में रामेश्वरम के पास मन्नार की खाड़ी में पहुंच गया। कल रात ये श्रीलंका में त्रिंकोमाली तट के पास टकराया था। मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार ये तूफान पिछले 6 घंटों में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। बुरेवी रामेश्वरम के पास पाम्बन के बहुत नजदीक केंद्रित होगा। इसके बाद ये चक्रवाती तूफान कन्याकुमारी और पाम्बन के बीच दक्षिणी तमिलनाडु तट को आज रात या कल तड़के पार करेगा। तूफान के प्रभाव से तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में आज कई स्थानों पर तेज से बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान है। दूर दराज के स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की भी आशंका है। मौसम विभाग ने बताया है कि तूफान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगा। तट से टकराने से पहले इसकी रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसके प्रभाव से समुद्र में मछली पकड़ने से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियों को रोक दिया गया है। तूफान के असर से दक्षिणी तमिलनाडु के कई स्थानों में कल रात से रुक रुक कर बारिश हुई, जबकि राजधानी चेन्नई सहित अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। बुरेवी तूफान को ध्यान में रखते हुए केरल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तूफान के कल राज्य के दक्षिणी हिस्से से टकराने की आशंका है। 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज शाम से दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश और आंधी का अनुमान व्यक्त किया है। संबंधित जिलों में आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। नौसेना, तटरक्षक बल, वायुसेना और आपदा मोचन बल के दल के साथ प्रशासन समन्वय कर रहा है। राहत शिविर बनाए गए हैं और 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा, तापमान 20 और 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है, तापमान 23 और 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 24 डिग्री के आसपास रह सकता है, आसमान साफ रहेगा। लेह में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा, अधिकतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में आसमान साफ रहेगा, दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और अधिकतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, शाम के समय हल्के बादल छाए रहेंगे, तापमान 5 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। देहरादून में तापमान
तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। चंडीगढ़ में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 10 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हैदराबाद में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री, अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। आसमान में धुंध के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अहमदाबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 16 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। पटना में आसमान साफ रहेगा। तापमान 11 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में सुबह धुंध छाई रही। तापमान 15 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान बुरेवी के मद्देनजर तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। गृह मंत्री ने बताया कि इन दोनों राज्यों में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें पहले से ही तैनात हैं। देश में जीएसटी लागू होने से राजस्व में नुकसान की भरपाई के लिए पहला विकल्प स्वीकार करने पर छत्तीसगढ़ सरकार सहमत हो गई है। इस विकल्प के अंतर्गत नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार के जरिए विशेष ऋण से की जा रही है। ये व्यवस्था 23 अक्टूबर से लागू है। पहला विकल्प चुनने वाले राज्यों की संख्या अब 27 हो गई है। झारखंड और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्य पहले विकल्प के पक्ष में सहमत हैं। पहले विकल्प के अंतर्गत केंद्र सरकार ने इन राज्यों की ओर से 5 किश्तों में 30,000 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त कर लिया है। ये राशि संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में वस्तु और सेवा कर संग्रह में गिरावट की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को 2 विकल्प दिए थे। दूसरे विकल्प के अंतर्गत राज्यों को ऋण पत्र के जरिए बाजार से ऋण लेने की सुविधा दी गई थी, जबकि पहले विकल्प में केंद्र सरकार राज्यों की तरफ से ऋण ले रही है। पहले विकल्प की शर्तों के अंतर्गत राज्यों को उनके सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 0.5% के बराबर अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। ये राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद के 2% कर्ज लेने की अनुमति मिलने के अतिरिक्त होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी से कहा है कि वो नए डिजिटल कारोबार शुरू न करे और क्रेडिट कार्ड के लिए नए ग्राहक न बनाए। बैंक के ग्राहकों से तकनीकी खराबी के बारे में कई बार मिली शिकायत के बाद ऐसा किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने बताया है कि रिजर्व बैंक ने 2 दिसंबर को एचडीएफसी प्राइवेट लिमिटेड को एक आदेश जारी किया है। ये आदेश 21 नवंबर 2020 को बैंक के प्रमुख डेटा सेंटर में बिजली की आपूर्ति बाधित होने से इंटरनेट बैंकिंग और भुगतान व्यवस्था उपलब्ध न होने सहित पिछले 2 वर्षों में बैंक के इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, भुगतान की व्यवस्था ठप होने की घटनाओं के संबंध में है। बैंक ने कहा है कि पिछले 2 साल में इसने अपने आईटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मणिपुर के थाउबल जिले के नोंगपोक सेकमई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। तमिलनाडु के सेलम जिले का एडब्ल्यूपीएस सुरामंगलम पुलिस थाने को दूसरा और अरुणाचल प्रदेश में चामलांग जिले के खरसांग थाने को तीसरा स्थान मिला है। गृह मंत्रालय प्रत्येक वर्ष बेहतर काम के आधार पर थानों का चयन करता है। 2015 में पुलिस महानिदेशकों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीडबैक के आधार पर पुलिस थानों की उपलब्धि और उन्हें काम के आधार पर ग्रेड देने को कहा था। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। इस वर्ष की थीम है कोविड-19 के बाद दिव्यांगजनों के लिए समावेशी, सुलभ और टिकाऊ दुनिया का निर्माण। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उप निदेशक सातोशी सासाकी ने कहा कि ये दिवस दिव्यांगजनों की कठिनाइयों को दूर करने के विश्व समुदाय के दृढ़ संकल्प का दिन है। Currently, the people with disabilities facing the difficulties in the world of work as to how they can gain back their jobs. And for this, the ILO will work with the other UN agencies, the government, employers and workers organizations together to provide the opportunity for them to come back and work to support their family. ये भेंटवार्ता एफएम गोल्ड चैनल के परिक्रमा कार्यक्रम और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 4:30 बजे से उपलब्ध रहेगी।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमें दिव्यांगजनों के प्रति सहानुभूति और आदर रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके साथ कोई भेदभाव न हो और वे सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिव्यांगजनों का सहज भाव और धैर्य हमें प्रेरणा देता है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत की गई पहल से हमारे दिव्यांग भाई बहनों में सकारात्मक बदलाव आया है। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कोरोना महामारी के कारण एक अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भावनगर स्थित अंध उद्योगशाला के विभिन्न विभागों के साथ दिव्यांग लोगों के लिए निर्मित नया भवन भूतपूर्व भावनगर राज्य के राजकुमार जयवीर राज सिंह गोहिल द्वारा समर्पित किया गया। दिव्यांग छात्रों, विशेषकर दृष्टिबाधित छात्रों के विभिन्न क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए अंध उद्योगशाला द्वारा एक विशिष्ट जीवंत कार्यक्रम नई दृष्टि की रोशनी का आयोजन किया गया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड पीपल्स की भावनगर शाखा के अनुसार दृष्टिबाधित दिव्यांग छात्रों ने सांस्कृतिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक कार्यक्रमों में ऑनलाइन मोड के माध्यम से हिस्सा लिया और अपनी अनूठी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। दृष्टिबाधित छात्रों ने विभिन्न खेलों और संगीत प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। पूरे कार्यक्रम का यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। देश आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने देश की नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें सादगी और दूसरे से प्रेम करने के लिए हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वाधीनता संघर्ष और संविधान निर्माण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका अतुलनीय है। श्री मोदी ने कहा कि सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धांतों पर आधारित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन सदैव देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। सांसदों ने भी आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और अन्य सांसदों ने सदन के सेंट्रल हॉल में राजेंद्र बाबू के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राजेंद्र बाबू के जीवन पर आधारित हिन्दी और अंग्रेजी में एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने धर्मपाल गुलाटी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री गुलाटी मशहूर मसाला कंपनी एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष थे। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि श्री गुलाटी उद्योग जगत के जाने माने व्यक्ति थे और उन्होंने समाज सेवा में भी काफी योगदान किया। श्री कोविंद ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। श्री धर्मपाल गुलाटी का आज सुबह हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। अभिनेता रजनीकांत अगले महीने अपनी राजनीतिक पार्टी की घोषणा करेंगे। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा के लिए आगामी चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और पक्षपात रहित होगा। श्री रजनीकांत ने हाल ही में अपने प्रशंसकों से मुलाकात करने के बाद पार्टी गठन की घोषणा की है। तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष की पहली छमाही में होना है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक कोटे की 11 सीटों के लिए मतगणना चल रही है। आज देर शाम तक परिणाम आने की संभावना है। इस चुनाव में 199 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इन सभी सीटों पर इस महीने की पहली तारीख को मतदान हुआ था। महाराष्ट्र में विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक सीटों की मतगणना आज सवेरे शुरू हुई। नागपुर क्षेत्र में कुल 19 उम्मीदवार हैं, जिनमें मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संदीप जोशी और महाविकास अघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिजीत वंजारी के बीच है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर आकाशवाणी द्वारा आयोजित इस वर्ष का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान देंगे। इस वर्ष का विषय है सुशासन। इस व्याख्यान में देश की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें देश की भावी योजनाओं का भी विश्लेषण होता है। व्याख्यानमाला की पहली श्रृंखला 1969 में हिंदी साहित्यकार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संबोधित किया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच वार्ता नई दिल्ली में जारी। कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.11% हुई।
ब्रिटेन कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश। बुरेवी तूफान तमिलनाडु में रामेश्वरम के निकट मन्नार की खाड़ी पहुंचा। तूफान से निपटने की सभी तैयारियां पूरी। और मणिपुर के थौबल जिले में नोंगपोक सेकमाई पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।